हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा 18th और 19th अगस्त के सबसे महत्वपूर्ण 15 करंट अफेयर्स के ऊपर, प्लस उनसे जुड़ी हुई सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट, क्लैट या फिर अन्य एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो करंट अफेयर की डेली करंट अफेयर की जो सीरीज है वो 4 सोर्सेज पे डिपेंड होती है: द हिंदू, लाइव मिंट, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी एनालिसिस के ऊपर। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। ओके, अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है jatinsinglajain@gmail.com। इसके अलावा मेरी इस वीडियो का और जो अन्य वीडियोस हैं हमारे यूट्यूब चैनल की, उन सबका जो पीडीएफ है वो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल @बालाजी एजुकेशन पॉइंट के ऊपर मिलेगा। अब आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं या फिर वहां पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जतिन सिंगला 10103। चलिए लेते हैं आज की पहली न्यूज। ओके, आज की जो पहली न्यूज है प्यारे बच्चों, वो जुड़ी हुई है अपॉइंटमेंट से। हाल ही में मेघालय के न्यू गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं और उनका नाम है सत्यपाल मलिक। डबल स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। हाल ही में किसे मेघालय राज्य के नए गवर्नर अपॉइंट किया गया है, तो वो अपॉइंट किया गया सत्यपाल मलिक। यह भी पूछा जा सकता है कि सत्यपाल मलिक किसको रिप्लेस करेंगे, तो वो रिप्लेस करेंगे तथागता रॉय को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले सत्यपाल मलिक जो थे वो गोवा के गवर्नर थे। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिए, सत्यपाल मलिक को मेघालय के गवर्नर बना दिया गया है। सत्यपाल मलिक इससे पहले गोवा के गवर्नर थे, तो यानी कि जो गोवा है उसके गवर्नर की जो पोस्ट है वो वैकेंट होगी। ठीक है। अब जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी, इन्हें गोवा के गवर्नरशिप का एडिशनल यानी कि अतिरिक्त भार दे दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 3 न्यूज होगी। हाल ही में किसे मेघालय के नए गवर्नर बनाया गया? सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक किसे रिप्लेस करेंगे? तथागता रॉय को। इससे पहले सत्यपाल मलिक कहां के गवर्नर थे? गोवा के। तो गोवा के गवर्नरशिप का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है? महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। अब लेते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ स्ट्रेटेजी के। नंबर 1, गवर्नर जिसे हम लोग राज्यपाल भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। गवर्नर की अपॉइंटमेंट देश के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा करी जाती है। यह बात आपको याद रखनी है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 153 से लेकर 162 टॉक्स अबाउट द गवर्नर। ये याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत गवर्नर यानी कि राज्यपाल के पद का जिक्र मिलता है। तो याद रहे, आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक। गवर्नर जिन्हें कहा जाता है ड्यूल कैपेसिटी पावर। ड्यूल कैपेसिटी पावर का मतलब क्या होता है? एक तरफ तो गवर्नर स्टेट का मुखिया होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, और दूसरी तरफ आपको याद रखना है गवर्नर जो होता है वो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट के अंदर। क्या याद रखेंगे? गवर्नर की जो कैपेसिटी होती है उसे ड्यूल कैपेसिटी कहते हैं, यानी कि गवर्नर की दोहरी शक्ति होती है। एक तो वो हेड ऑफ द स्टेट यानी कि किसी स्टेट का, किसी राज्य का मुखिया होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, और दूसरा आप याद रखेंगे वो किसी स्टेट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्लियर? अब गवर्नर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए याद रखें। सिटीजन ऑफ इंडिया, देश का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। वो देश की संसद का या किसी भी राज्य की विधानसभा, विधान परिषद का मेंबर नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और उसकी जो न्यूनतम एज है वो 35 ईयर होनी चाहिए। ये आपको याद रखना है। तो पूरी न्यूज से 3 बातें निकल कर आई। सत्यपाल मलिक मेघालय के नए गवर्नर बने। गोवा के गवर्नरशिप का एडिशनल चार्ज महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को दे दिया गया है। गवर्नर की जो पोस्ट है वो भारतीय संविधान में आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक बताई गई है।
गवर्नर की जो नियुक्ति है यानी कि जो अपॉइंटमेंट है वो देश के राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। साथ में एक बात और याद रखना कि जो गवर्नर की पोस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय सरकार के कानून 1935 से ली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, एक एक्सप्रेस वे है यानी कि एक तरीके का हाईवे है जिसका नाम है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे अब फिलहाल ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश को राजस्थान प्लस यूपी से जोड़ता है, ये याद रखिए। ग्वालियर एक जगह है मध्य प्रदेश के अंदर। क्लियर। ग्वालियर का किला बहुत मशहूर है। तो ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश को राजस्थान और यूपी से जोड़ता है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस। अब इस एक्सप्रेस का नाम बदलकर भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया है। यह अनाउंसमेंट करी है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। क्लियर। अब आपको याद रखना है इस हाईवे का नाम रखा है श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे क्यों किया गया है? पहली बात तो जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनकी 16 अगस्त को सेकंड डेथ एनिवर्सरी होती है, यानी कि द्वितीय डेथ एनिवर्सरी होती है। तो इस डेथ एनिवर्सरी के ऊपर यह अनाउंसमेंट करी गई है। इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। ओके। अब अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आपको क्या याद रखना है? अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के ऐसे पहले सांसद थे जो देश के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट आप याद रखेंगे कब कब वो देश के प्रधानमंत्री रहे? 1996 के अंदर, 1998 से लेकर 1999 तक, और उसके बाद 1999 से लेकर 2004 तक, यानी कि लगभग 3 बार वो देश के प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि 1998 के अंदर जब वो देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता के अंदर ही हमने अपना एक फेमस न्यूक्लियर टेस्ट किया था, दैट इज कॉल्ड पोखरण। पोखरण एक जगह है राजस्थान के अंदर। अटल बिहारी वाजपेयी का जो बर्थडे होता है वो होता है 25 दिसंबर को, और इसी दिन के अंदर हम लोग एक डे सेलिब्रेट करते हैं जिसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है कि गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। तो प्यारे बच्चों, 3 इंपॉर्टेंट न्यूज है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदल के श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे पे 25 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे जो है मध्य प्रदेश को यूपी और राजस्थान से जोड़ता है। इसके साथ साथ आप याद रखिए अटल बिहारी वाजपेयी की यादगार जो स्मृति है, या जिसे आप मॉन्यूमेंट बोलते हो, उसका नाम आपको याद रखना है। तो उस मॉन्यूमेंट का नाम है सदैव अटल। सदैव अटल। क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी जो मॉन्यूमेंट यानी कि स्मृति है उसका नाम है शांतिवन। शांतिवन। क्लियर। इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की जो मॉन्यूमेंट का नाम है वो है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज जो है प्यारे बच्चों, ये भी जुड़ी हुई अपॉइंटमेंट से। राकेश अस्थाना, इनको अपॉइंट किया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये पैरामिलिट्री फोर्स है, भारत की एक पैरामिलिट्री फोर्स का एक हिस्सा है। ठीक है। तो हाल ही में किसे डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है बीएसएफ का, दैट इज कॉल्ड राकेश अस्थाना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड Rakesh Asthana as the new Director General of the Border Security Force. Currently, Director General of Indo-Tibet Border Police Chief SS Deswal was holding the additional charge of BSF. अगर आपको पूछा जाए कि राकेश अस्थाना किसे रिप्लेस करेंगे, तो वो रिप्लेस करेंगे SS देसवाल को। SS देसवाल जो है इस समय ITBP के इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के चीफ है, यानी कि डायरेक्टर जनरल है। उन्हें बीएसएफ का एडिशनल चार्ज दिया गया था
अब उनसे एडिशनल चार्ज ले लिया गया है। तो 3 न्यूज, हाल ही में किसे डायरेक्टर जनरल ऑफ बनाया गया बीएसएफ का, राकेश अस्थाना को। किसे रिप्लेस करेंगे, एसएस देसवाल को। आगे बढ़ते हैं। इस वीक की कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है जो आपको याद रखने हैं। नंबर 1, पीएस रानीसे को बनाया गया है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का। इंपॉर्टेंट डबल स्टार लगा लीजिए। जीपी गर्ग बने हैं सेबी के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हरभजन सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ई बाइक गो का। एक इलेक्ट्रिकल बाइक है ई बाइक गो, उसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हरभजन सिंह। ये भारत के भूतपूर्व क्रिकेटर हैं, ठीक है, जिनको टर्मिनेटर भी बोलते थे। नेक्स्ट, कौशिक इन्हें बनाया गया न्यू सीईओ ऑफ गो एयर का। गो एयर बायर की भारत की एक एयरलाइंस है, उनके नए सीईओ बने हैं कौशिक। सोमा मंडोल डबल स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें चेयरमैन बनाया गया सेल का यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने हैं। एक याद रखने हैं पीएस रानी से और दूसरे हैं सोमा मंडोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, हु अमंग द फॉलोइंग एज अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ गो एयर। निम्नलिखित में से किस शख्सियत को गो एयर, जो भारत की एक एयरलाइंस है, उसका सीईओ अपॉइंट किया गया, तो वो है कौशिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ओके, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्ट करेगी दुनिया का वर्ल्ड का टॉलेस्ट पियर ब्रिज। पियर यानी कि पियर का मतलब होता है घाट, ठीक है। इसकी लंबाई होगी लगभग 141 मीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में इंडियन रेलवे दुनिया का हाईएस्ट टॉलेस्ट जो है ब्रिज, पियर ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने वाली है। और ये पियर ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जाएगा मणिपुर के अंदर एक रिवर है जिसे हम लोग बोलते हैं इजी, दिस इज कॉल्ड IJAI, इजी रिवर इन मणिपुर। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इंडियन रेलवे का कौन सा जोन इसको करेगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन। भारत के अंदर रेलवे के लगभग 18 जोन हैं, उनमें से नॉर्दर्न रेलवे जोन सबसे बड़ा है और उन 18 में से एक जोन है नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन। और नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन मणिपुर की इजी रिवर के ऊपर दुनिया का हाईएस्ट टॉलेस्ट जो है पियर ब्रिज का निर्माण करेगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये होता है पियर ब्रिज जो एक घाट को दूसरे घाट से जोड़ता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसकी जो हाइट होगी लगभग 141 मीटर होगी। टोटल बनाने में जो खर्चा आएगा वो आएगा 280 यानी कि 280 करोड़ का। मणिपुर के जो गवर्नर है उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला और मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इंफॉल। ये एक्स्ट्रा बातें आप याद रख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक पब्लिश करी गई है। बुक का नाम है फुल स्पेक्ट्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फुल स्पेक्ट्रम। और इसे लिखा है भारत के एक्स एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा। सुपर इंपॉर्टेंट बुक। भारत के जो एक्स एयर वाइस मार्शल हैं अर्जुन सुब्रमण्यम, ये खुद एक फाइटर प्लेन उड़ाते थे भारत के अंदर जिसका नाम था MiG-20 एंड MiG-21। MiG-20 और MiG-21 रशिया से परचेज किए गए भारत की फाइटर प्लेन के पायलट थे। क्लियर। तो इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 से लेकर 2020, यानी कि लगभग पिछले 5 डेकेड यानी कि पिछले 50 साल के अंदर भारतीय सेना ने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कवरेज करी है उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप मान के चलिए कारगिल का युद्ध हुआ, कारगिल वॉर हुई 1999 के अंदर। श्रीलंका के अंदर हमने अपनी आर्मी भेजी पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। पंजाब के अंदर वायलेंस को खत्म करने के लिए हमने अपनी आर्मी भेजी। इस तरीके के जो पिछले 5 डेकेड में यानी कि 50 सालों में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन आर्मीज की जो कवरेज रही है उन सबको डिटेल में एनालिसिस किया गया है। एंड दिस बुक वाज रिटन बाय एक्स एयर वाइस मार्शल एयर सुब्रमण्यम, अर्जुन सुब्रमण्यम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा,
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 से लेकर 2020 तक? दिस बुक वॉज रिटन बाय अर्जुन सुब्रमण्यम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, ई पाठशाला. ई पाठशाला अपने आप में एक ई प्लेटफॉर्म है जिसे लॉन्च किया गया है बाय द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, यानी कि AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि SAI के द्वारा. फिर से सुनिए, ई पाठशाला एक ई प्लेटफॉर्म है जिसे दो संस्थाओं ने मिलकर लॉन्च किया है. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, या फिर सरल भाषा में कहें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण. ठीक है, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर एक ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है ई पाठशाला. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसका मकसद क्या है? ई प्लेटफॉर्म जो है विल प्रोवाइड करेगा एथलीट कोचिंग प्रोग्राम इन द फुटबॉल टू द चिल्ड्रन. भारत के जो नौजवान हैं, वो जो फुटबॉल में आना चाहते हैं, देश के लिए फुटबॉल में सर्व करना चाहते हैं, उनके लिए एथलीट कोचिंग प्रोवाइड करेगा. ठीक है, इस ई प्लेटफॉर्म को 3 हिस्सों में बांटा गया. नंबर 1, माई फुटबॉल कल्चर, माई स्किल एंड माई ट्रेनिंग. आपको याद रखना है भारत की कौन कौन सी दो संस्थाओं ने मिलकर ई पाठशाला नाम का ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. दैट इज कॉल्ड AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, नागालैंड गवर्नमेंट ने एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. कॉमर्स का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम करती है, यानी कि बिजनेस. क्लियर, सिंपल सी भाषा में. तो नागालैंड गवर्नमेंट ने एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है येलो चेन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विच स्टेट लॉन्च येलो चेन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म? तो ये आंसर आएगा नागालैंड. अब ये प्लेटफॉर्म करेगा क्या? द प्लेटफॉर्म विल प्रमोट लोकल बिजनेस, जो वहां का घरेलू डोमेस्टिक व्यापार है उसे प्रमोट करेगा, और स्टेट के अंदर जो न्यू एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उन्हें प्रमोट करेगा. क्लियर, जितने भी बायर्स हैं या फिर जितने भी सेलर्स हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने का काम करेगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, दैट इज कॉल्ड येलो चेन. क्लियर. नागालैंड के जो CM है उनका नाम है नेफ्यू रियो, और नागालैंड के जो गवर्नर है उनका नाम है RN रवि. क्वेश्चन क्या बनेगा प्यारे बच्चों? हाल ही में नॉर्थ ईस्ट राज्य के किस राज्य ने येलो चेन नाम का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो प्यारे बच्चों, ये लॉन्च किया है नागालैंड ने. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020 के ऊपर. सरल भाषा में कहें, नवाचार उपलब्धियों पर शिक्षा संस्थानों की अटल रैंकिंग. यह रैंकिंग हर साल भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी करी जाती है. एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इस रैंकिंग को होल्ड करती है. भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वो हैं श्री रमेश पोखरियाल, और भारत के जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं वो हैं श्री संजय शर्मा. यह रैंकिंग को जारी किया खुद देश के उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू जी के द्वारा. अब इस एग्जाम के लिए या कोई भी अन्य एग्जाम जो आपका आने वाला है जिसमें आपका गवर्नमेंट जॉब में करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. क्या क्या बातें आपको याद रखनी है, आइए शुरुआत करते हैं. हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी. माय नेम इज जतिन सिंगला. ओके, अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं jatinsinglajain@gmail.com. इस वीडियो का और मेरी जो अन्य वीडियोस हैं उनके PDF को ग्रेन करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल बालाजी एजुकेशन पॉइंट ज्वाइन करना होगा. इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम हैंडलर है जतिन सिंगला 10103. चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं इस रैंकिंग का एम क्या है. अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन ऑफ अचीवमेंट, यानी कि नवाचार उपलब्धियों पर शिक्षा संस्थानों की जो अटल रैंकिंग है, यह भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी करी जाती है, जिसका मेन मकसद है भारत के अंदर सिस्टमैटिकली रैंकिंग देना
जितने भी भारत के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि भारत के उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थानों की एक सूची तय करना, जिसमें उनको वेटेज के अनुसार रैंक दिया जाता है अलग अलग कैटेगरी के अंदर। ARIA का जो मेन मकसद है वो है भारत के अंदर एक इस तरीके का इकोसिस्टम को इनकरेज करना जो भारत में उच्च स्तरीय अनुसंधान यानी कि हाई क्वालिटी रिसर्च को बढ़ावा दे, इनोवेशन को बढ़ावा दे और भारत के अंदर नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे। बेसिकली आप मोटे मोटे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अटल रैंकिंग जो है इसका मेन मकसद भारत के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर एक कॉम्पिटिटिव की भावना पैदा करनी है, जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो है वो इंप्रूव हो सके। इस रैंकिंग के दौरान बताया गया कि भारत ने पिछले 5 सालों के अंदर शिक्षा के अंदर बहुत अच्छे कदमों के अंदर बढ़ावा किया है। इसमें बताया गया कि भारत की जो रैंकिंग है 2015 के अंदर इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर 81st थी, लेकिन 2019 में ये 52nd होगी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं वैश्विक नवाविचार सूची, ये बताती है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत के अंदर कितनी नई चीजों की उत्पत्ति होने की संभावना है और उसमें भारत का रैंक क्या है। 2015 में भारत 81st पोजीशन पे था, लेकिन 2019 के आखिर तक आते आते हम 52nd पोजीशन पे हो गए। इसके अलावा और बहुत सारी चीजों के अंदर हमारी जो रैंकिंग है, जैसे कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स, इसके अंदर 2019 तक हमारा जो रैंक था वो 78 था। यानी कि शिक्षा के माध्यम से या शिक्षा के फील्ड में भारत की जो पारंपरिक टेक्निक है वो आगे बढ़ती जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना होगा इस रैंकिंग को निकालने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लगभग 6 पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है इस रैंकिंग को निकालने के लिए, जैसे बजट एंड फंडिंग सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, अवेयरनेस, प्रमोशन एंड सपोर्ट फॉर द आइडिया जनरेशन एंड इनोवेशन, प्रमोशन एंड सपोर्ट फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इनोवेशन ऑफ लर्निंग मेथड्स एंड कोर्सेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कमर्शलाइजेशन। ये लगभग 6 ऐसे पैरामीटर है जिन 6 पैरामीटर्स के ऊपर, इन 6 पैरामीटर्स के ऊपर अलग अलग कॉलेजेस और अलग अलग यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग दी जाती है। प्यारे बच्चों, अगर हम इन 6 पैरामीटर्स को देखें तो इनकी जो टोटल वेटेज रहती है वो रहती है 100। यानी कि एवरी कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज जो इस रैंकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, उसे आउट ऑफ 100 जो है वेटेज दी जाती है, और हर एक जो वेटेज दी जाती है वो उन 6 पैरामीटर्स में से दी जाती है। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है 32, और ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कमर्शलाइजेशन के ऊपर। यानी कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा विश्वविद्यालय, कौन सा कॉलेज जो है बुद्धिजीविता की कसौटी पे खरा उतर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं भारत के उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू ने खुद ट्वीट करके इस रैंकिंग की जानकारी दी, और ये वर्चुअली रिप्रेजेंट किया गया था। वर्चुअली इसको रिलीज किया गया था। इस रैंकिंग को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, और ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज आगे 6 सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। पहली ब्रॉड कैटेगरी है पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि पहले कैटेगरी में उन सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को रखा गया है जो पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, और दूसरी ब्रॉड कैटेगरी में रखा गया है प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को। पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन जो है उनको आगे 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नंबर 2 स्टेट यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज जिसमें गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एड यानी कि फाइनेंस किया जाता है, तीसरा गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखें तो 2 सब कैटेगरी है। नंबर 1 प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज, नंबर 2 प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस। 6th कैटेगरी जो इस साल पहली बार ऐड करी गई वो कैटेगरी थी वुमेन एजुकेशन से जुड़ी हुई। सब कैटेगरी फॉर द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर द वुमेन हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस ईयर encourage women and bringing gender parity in the areas of innovation and the entrepreneurship। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अटल रैंकिंग इनोवेशंस के अंदर पहली बार किस कैटेगरी को जगह दी गई है,
तो वो कैटेगरी है हायर एजुकेशन फॉर द वुमेन इंस्टीट्यूशन ओनली गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज के अंदर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली कैटेगरी थी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। इस यूनिवर्सिटीज के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर जो नंबर 1 पे कॉलेज रहा वो रहा आईआईटी मद्रास। आपको पहले 3 याद रखने हैं। सेकंड नंबर पे रहा आईआईटी बॉम्बे, नंबर 3 पे रहा आईआईटी दिल्ली। क्लियर, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में हाल ही में किस इंस्टीट्यूट को नंबर 1 कैटेगरी पे रखा गया है? आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज और इसमें पहले 3 कॉलेजेस को देखें, 3 यूनिवर्सिटीज को देखें, तो नंबर 1 पे है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी जिसका रैंक 1 रहा और ये महाराष्ट्र से है। पंजाब यूनिवर्सिटी जो रैंक 2 पे रहा, चंडीगढ़ के अंदर है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रैंक 3 में, जो कि हरियाणा में है, नॉर्थ इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज के अंदर रैंक 1 में अटल रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटीज को रखा गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। ओके, थर्ड कैटेगरी में है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस। वहां पे यूनिवर्सिटी था, यहां पर क्या है? कॉलेजेस। तो इस कैटेगरी में नंबर 1 पे रहा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, रैंक 1 महाराष्ट्र। नंबर 2 पे रहा पीईसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, रैंक 2 कर्नाटका। और तीसरे पे रहा कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि तमिलनाडु। अगर हम लोग बात करें कैटेगरी 4 की, जिसमें प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज की बात करी गई, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ये नंबर 1 पे रहा और ये उड़ीसा के अंदर है। एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये रैंक 2 में रहा, ये तमिलनाडु के अंदर है। और तमिलनाडु का ही वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रैंक 3 में रहा तमिलनाडु के अंदर। और ये किस कैटेगरी के अंदर रहा है? प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज कैटेगरीज के अंदर। 5th कैटेगरी है प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस की, जिसमें नंबर 1 पे रहा एसआर इंजीनियरिंग कॉलेज तेलंगाना के। नंबर 2 पे रहा जीएच राइसोइया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर। नंबर 3 पे रहा श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तमिलनाडु। क्लियर, नंबर 2 पे 2 कॉलेजेस रहे, तो आपको ये भी याद रखने हैं। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, इस साल की जो स्पेशल कैटेगरी थी स्पेशली फॉर द वुमेन्स के लिए इन द गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के अंदर, उसमें नंबर 1 पे रहा अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर द होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर द वुमेन, रैंक 1 और ये तमिलनाडु में है। नंबर 2 पे रहा इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर द वुमेन्स और ये रैंक 2 पे है दिल्ली के अंदर। क्लियर, तो प्यारे बच्चों आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि हमारा जो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन अचीवमेंट है ये ब्रॉडली 6 कैटेगरीज के अंदर दिया जाता है। और इन 6 कैटेगरीज के अंदर एटलीस्ट जो नंबर 1 कॉलेज है उनका नाम आपको याद होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर रैंक 1 पे रहा आईआईटी मद्रास। गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज के अंदर नंबर 1 यूनिवर्सिटी रही इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के अंदर नंबर 1 कॉलेज रहा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज के अंदर नंबर 1 यूनिवर्सिटी रही कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। और प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस के अंदर नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज रहा एसआर इंजीनियरिंग कॉलेज तेलंगाना के अंदर। और जो आज की स्पेशल कैटेगरी थी जो इस साल पहली बार इंट्रोड्यूस करी गई वो थी वुमेन्स एजुकेशन की, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट फंडेड। और इसमें नंबर 1 पे रहा अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर द होम साइंस और नंबर 2 पे रहा इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर द वुमेन। ओके।